हेलो टू एवरीवन। टॉपिक आपका चल रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्म। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं इस समय एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, और उस एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हम फिर सॉल्व करेंगे। सो लेट अस कंसीडर वन मोर क्वेश्चन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व del u over del t is equal to k del 2u over del x square for 0 is less or equal to x is less than infinity and t is greater than 0, given the condition first u x comma 0 is equal to 0 for x is greater or equal to 0, and second del 2u over del x 0 comma t is minus a is constant, any constant, and the third u of xt is bounded. So बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है और ये 3 कंडीशन दिया है। आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि किस ट्रांसफॉर्म का आपको यूज करना है, फूरियर की साइन की कोसाइन। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि यदि क्वेश्चन में ये न दिया हो कि आपको किस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, देन आप उस इनिशियल कंडीशन के बेसिस पे जाएंगे कि आपको इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है। आपको इनिशियल कंडीशन के बेसिस पर कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करना है उसके बारे में मैंने बताया था कि यदि वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन u एट x इक्वल टू 0 दिया है, देन हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में del u ओवर del x यानी u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एट x इक्वल टू 0 दिया है, देन वी यूज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और यदि ये दोनों ही कंडीशन न दी गई हो तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो पहली कंडीशन को ध्यान दें। फर्स्ट कंडीशन जो दिया है u x comma 0, u is the function of two variable x and t, and here value of t is 0। यानी फर्स्ट कंडीशन में आपको ux की वैल्यू दी गई है एट t इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे नहीं दिया है, t इक्वल टू 0 पे दिया है। तो यानी पहली कंडीशन को देखने से हमको ये पता चलता है कि हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। सेकेंड कंडीशन पर हम जाएं तो हम देखते हैं कि del u ओवर del x यानी u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। सो वी कैन यूज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। So we can use Fourier cosine transform। जब हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई? तो हम चलते हैं फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज करते समय। सो सॉल्यूशन इसका देखें, ये क्लियर हो गया इस इनिशियल कंडीशन से कि हमको कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है। टेकिंग Fourier
cosine transform of the given equation both side we have Fourier cosine transform of del u over del t is equal to Fourier cosine transform del 2u over del x square k times. This be equal to k is constant, बाहर हो गया, Fourier cosine transform del 2u over del x square. सो इसको डिफिनीशन में आप रखें तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी del u over del t cos of sx dx this be equal to k times कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जो डिफिनीशन थी आपकी, उस डिफिनीशन में मैंने ये फार्मूला बताया था, माइनस del u over del x at x equal to 0 minus s square u bar, where u bar is Fourier cosine transform of u dx. ध्यान दीजिएगा कि इस फंक्शन में हमने किया क्या कि जो आपका फार्मूला था उसमें कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है अंडर रूट 2/पाई वो हमने यहां नहीं किया है. क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी लेंगे एंड देन फर्दर उसका इनवर्स भी लेंगे. तो जब हम इनवर्स लेंगे तो उसी इनवर्स के समय ही हम दोनों ही कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो कि अंडर रूट 2/पाई कोसाइन में भी करते थे, अंडर रूट 2/पाई उसके इनवर्स में भी करते थे, जब हम इसका इनवर्स लेंगे उसी समय हम 2/पाई से प्रोडक्ट कर देंगे. सो यहां पर वो कांस्टेंट हमने नहीं लिया. उस कांस्टेंट के न लेने से हमारा फायदा ये होगा कि वो कांस्टेंट इस पूरे क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन में बार बार अपीयर नहीं होगा, उसको हम लिखने से बच जाएंगे. सेकेंड थिंग्स, जो फार्मूला होता है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ टी कॉस ऑफ एच टी डी टी था, लेकिन हमको फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू सी जो यहां पर ये x के साथ डेरिवेटिव है इसका पता था. तो हमको कोसाइन ट्रांसफॉर्म x के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तभी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. इसलिए हमने उस डिफिनीशन में जहां cos ht dt था वहां cos sx dx लिखा है. इस तरीके से ये फार्मूला हमारा इस तरीके से थोड़ा सा वहां से चेंज है, नोटेशन में चेंज है, फार्मूला नहीं चेंज है, नोटेशन में चेंज है. एंड यहां देखें तो ये x है, ये t इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है. सो डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी u cos of sx dx this be equal to k del u over del x at x equal to 0. From second condition it will be minus of a, so it will be minus of a minus of s square u bar, and this is the value of 0 to infinity u cos sx dx. This is the value of u bar, and so this equation can be written as
अपॉन del t इज इक्वल टू माइनस ऑफ ka, 1 minute, del u over del x is minus a and already एक माइनस है तो माइनस माइनस विल बी प्लस. Here minus minus will be plus क्योंकि value of del u over del x at x equal to 0 is minus of a. So ka minus s square s square k u bar. So this implies that del u bar over del t plus of s square k u bar is equal to ka. ठीक है. एंड ये क्या मिल गया आपको? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है भाई? तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx plus py is equal to q. तो इसका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसका सॉल्यूशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to power integral s square k dt. This be equal to e to power s square k t. So its solution is u bar e to power s square kt plus is equal to integration of ka into e to power s square kt dt plus a constant of integration c1. Integrate this one, so ka e to power s square kt upon s square k plus c1. This implies that u bar is equal to ka upon s square k plus c1 e to power minus of s square kt. This k is cancelled out and u bar is equal to a upon s square plus c1 e to power minus s square k. This is the equation number 1. Equation 1 is the solution of this differential equation. आप चाहें तो इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए. तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन इक्वेशन 2 है. सॉल्यूशन इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट solution of differential equation which is given in equation number 1. अब जब आप इसको कर लिए तो इसको करने के बाद आपने u बार तो कैलकुलेट कर लिया. अब हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं. बट यहां एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां दिख रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो एक चीज यहां एक कांस्टेंट अपीयर हुआ है, अननोन कांस्टेंट c1, where c1 is constant of integration. This is unknown because a is given. So डेफिनेट इंटीग्रल है भाई. जो आपने ट्रांसफॉर्म यूज किया है दैट ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट डेफिनेट इंटीग्रल.
So its solution does not exist any unknown constant. बट यहां ये अननोन कांस्टेंट आया है तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस वैल्यू को निकालने के लिए हमको t की वैल्यू पता होनी चाहिए। उस t के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमको u बार पता होना चाहिए, u बार, तब जाके हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी इवैल्यूएट नहीं हो। तो हम अपने गिवन कंडीशन में जाएं, जो हमको गिवन कंडीशन दी गई है, दैट गिवन कंडीशन यूज ux, 0, ux, 0, यानी वैल्यू ऑफ t is equal to 0, value of u is given. At t equal to 0, value of u is given, but u bar is not given at t equal to 0. So हम इस सेकंड कंडीशन पे जाएंगे और इस सेकंड कंडीशन के बेसिस पर हमको ऑब्टेन करना होगा u बार की वैल्यू एट t इक्वल टू 0. So since from given condition first we u x, 0 is 0. This implies that value of u is 0 at t equal to 0. So taking Fourier cosine transform of this equation, taking Fourier cosine transform of above equation, above कौन सा इक्वेशन है भाई? दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का हमको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है. सो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u is equal to 0 to infinity u cos of sx dx, and value of u is 0. So this implies that u bar is equal to, ये इसकी वैल्यू 0 है, सो इट विल बी 0. यह जो u बार की वैल्यू आई किस पर आई? तो एट t इक्वल टू 0. दिस. So using condition this, that is u bar equal to 0 and t equal to 0 in equation number 2. Now using condition u bar equal to 0 at t equal to 0 in equation 2, we have रख दें इक्वेशन 2 में. सो 0 इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस c1 e टू पावर 0, that is 1. This implies that c1 is equal to minus of a upon s square. Now using c1 equal to minus of a upon s square in equation 2,
we have u bar is equal to a upon s square when we substitute the value of c1 minus a upon s square e to power minus of s square kt, and this will be a upon s square 1 minus e to power minus of s square kt, and this will be equation number 3. And equation 3 is the complete solution of differential equation 1. Equation 3 is the complete solution of equation number 1, and equation number 1 is that equation in which we obtain a linear फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस तरीके से हमारा जो ये इक्वेशन 3 है वो हमको ऑब्टेन हो गया. अब जब इक्वेशन 3 ऑब्टेन हो गया तो ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ u बार. दिस इज द वैल्यू ऑफ u बार. अब जब ये वैल्यू ऑफ u बार हो गया तो आपने लाप्लास में भी किया था और इसमें भी आपको करना है. जब u बार निकल गया, दैट इज वो ट्रांसफॉर्म निकल गया, देन यू हैव टेक इनवर्स ट्रांसफॉर्म, यानी जो ट्रांसफॉर्म अभी आप ले रहे थे अब उसी का इनवर्स लेना है. नाउ टेकिंग inverse Fourier cosine transform inverse Fourier cosine transform of equation 3 we have f c inverse of u bar is equal to. अब यहां मैंने कहा था कि जब हम इनवर्स लेंगे तो जो कांस्टेंट हमने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते समय छोड़ा था दैट इज √2 अपॉन पाई, और इनवर्स के केस में जब √2 अपॉन पाई आएगा दोनों का प्रोडक्ट हो गया दैट इज 2 अपॉन पाई. लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to infinity u bar cos of sx ds, यही आपका फार्मूला है. तो यहां ये कांस्टेंट 2 अपॉन पाई आ रहा है, जबकि आपने फार्मूले में पढ़ा था √2 अपॉन पाई. लेकिन जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में √2 अपॉन पाई छोड़े थे वो भी √2 अपॉन पाई से प्रोडक्ट हो जाएगा. जो प्रोडक्ट होगा तो दैट इज 2 अपॉन पाई. अब इसको करने के बाद अब आपके पास क्या बचेगा भाई? सो इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ सी इनवर्स u बार क्या है? एफ सी ऑफ u, दिस भी इक्वल टू 2 अपॉन पाई. यहां पर हम वैल्यू ऑफ u बार रख दें तो आपका हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ एस स्क्वायर के टी, एस स्क्वायर के टी कॉस ऑफ एस एक्स डी एस. एंड आपको पता है कि इनवर्स है कोसाइन ट्रांसफॉर्म और ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म का एफ है. दोनों जब मर्ज होगा तो ये आपको एक दूसरे को बैलेंस कर देगा. हमको मिलेगा u इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई
0 to infinity a upon s square 1 minus e to power minus of s square kt cos of sx ds। एंड यही जो आपका u है, आप ध्यान दें इस u को, तो ये इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में है। इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू s, और इस पूरे इक्वेशन में 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, s, x एंड t। और जब s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और वैल्यू ऑफ s सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो यह पूरा फंक्शन केवल 2 वेरिएबल में इंक्लूड होगा, एंड दैट वेरिएबल आर x एंड t। सो u इज बाउंडेड फंक्शन, यहां से u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, एंड दैट इज कौन सा फंक्शन है, तो वो इस इंटीग्रेशन के द्वारा दिया जाएगा, s स्क्वायर 1 माइनस e टू पावर माइनस ऑफ s स्क्वायर kt cos of sx and this with ds, and this is the complete solution of the given differential equation। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, दैट इज हीट इक्वेशन, उस हीट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। और इसी के सॉल्यूशन को, यहीं से आपको इस सॉल्यूशन को लिखना है, क्योंकि इस सॉल्यूशन के आगे का पोर्शन ये इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा, तो हमको आकर के यहाँ पर आपको छोड़ना है। इसी में आपने देखा भी था कि जितने भी इंटीग्रेशंस थे, सब इंटीग्रेशंस की वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई। यानी यदि हमको u जो आपका फंक्शन है वो इसके टर्म में होगा, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, और u x t बाउंडेड है, वो यहीं से आपका क्लियर हो गया कि इसमें जो फंक्शन होगा वो केवल x एंड t का होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो ये आपका बाउंडेड हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए जाएंगे। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं इनिशियल कंडीशन के बेसिस पर, और उस इनिशियल कंडीशन को देखते हुए ही हमको सॉल्व करना है कि हमारा वो कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन आपको दी गई है, उस इनिशियल कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रहा है। यदि उस इनिशियल कंडीशन में u एट x इक्वल टू 0 गिवन है, सो वी यूज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और यदि आपका del u over del x at x equal to 0 given है, then we use Fourier cosine transform, and यदि ये दोनों ही कंडीशन यदि आपको न दी गई हो, तो उस केस में हम यूज करेंगे Fourier ट्रांसफॉर्म। 3 तरीके के इक्वेशन आपके सिलेबस का पार्ट था, दैट इज द हीट इक्वेशन। जो अब तक आपने पढ़ा वो सब के सब हीट इक्वेशन के एग्जाम्पल थे, और इसके बाद हम फिर आपको वेव इक्वेशन के बारे में बताएंगे। वेव इक्वेशन के बाद ही आपका ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो सिलेबस था, जो पार्ट था सेकेंड यूनिट का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक जो है वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वेव इक्वेशन के बारे में जानेंगे